सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और हमारे भाई बंधु जो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, क्योंकि आज बड़ा विविध विषय है। हम नौका विहार करेंगे ना संगीता? बिल्कुल बिल्कुल, नौका विहार और साथ ही साथ शतरंज खिलाड़ी सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी जी के बारे में अपने सखियों को बताएंगे, साथियों को बताएंगे। जी हाँ, और आज है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो जाहिर है उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले शिक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को। जी जी, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी शुभकामनाओं के साथ साथ अगर समय रहा, वैसे तो आज बहुत सारी बातें करने का मन है। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी शुभकामनाएं लिखकर भेजी हैं, बालिका दिवस की भी और शिक्षा दिवस की भी। लेकिन अगर समय रहा तो कुछ सौंदर्य के बारे में भी हम लोग बातें कर लेंगे ना संगीता? हाँ, है ना? आज बता देंगे कि थोड़े थोड़े से कुछ किस तरह से आप घरेलू संसाधनों के साथ किस तरह से अपने चेहरे को निखार सकते हैं। जी, तो अगर समय रहा तो जरूर बात करेंगे। जी हाँ, लेकिन पहले जरूरी है कि किस तरह से हम बालिका दिवस खास तौर से हम क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है इसका। 24 जनवरी को हम मनाते हैं इसको, और 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, है ना? जी, और इसका उद्देश्य था बालिकाओं के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाना, जिससे और लक्ष्य के जो प्रति लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाना। और इसके अंतर्गत सेव द गर्ल चाइल्ड, ये बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा को भी यथोचित ध्यान में रखना, और इस तरह के कई मतलब कहते हैं थीम के साथ जो है चलते हैं। हाँ देखो, सेव द गर्ल चाइल्ड की जो बात आती है ना, तो सबसे बड़ी बात तो है कि अधिकारों की तो बात बाद में आएगी। जब हम उनको इस धरती पर ला सकेंगे तभी तो होगी ना अधिकार की बात। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है, बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम उनकी चर्चा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो मान्यताएं सच में बिल्कुल कहीं से मान्य नहीं है, है ना? तो ये दिन जो है वो खास इसलिए है कि हम बालिकाओं के अधिकारों की, खास तौर से उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को समझें, और समझें कि समाज में उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि बालकों की है ना? जी बिल्कुल, और इसीलिए 24 जनवरी के दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। और इसी महीने सन 1966 को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पदभार को संभाला था। आज के दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे बालिकाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके, और अलग अलग थीम का भी चुनाव किया जाता है, क्योंकि बालिकाओं को भी ये जरूर समझना होगा कि उन्हें किस तरह से आगे आना है, या वो क्या हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी समाज में आवश्यकता क्या है, उनका क्या महत्व है। तो जाहिर है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो हर क्षेत्र में समानता से रहें, सामने आगे आए, और असमानताओं को दूर किया जा सके, तभी ये सब संभव होगा, और तभी हमारा समग्र विकास हो सकेगा ना संगीता? जी जी, और शिक्षा है, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, पोषण इत्यादि की बात है, उसके लिए भी प्रत्येक परिवार के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि इस दिशा में भी प्रयास किया जाए। जी हाँ, समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते रहे हैं, जिससे बालिकाओं को सम्मान पूर्वक देश की मुख्य धारा में जोड़कर और उन्हें आगे आने का ठीक से और बहुत अच्छी तरह से उचित अवसर प्रदान किया जा सके। जी, जैसे उनके शादी विवाह को लेकर के, शिक्षा को लेकर, सामाजिक और जो भी रोजगार के क्षेत्र हैं उन्हें भी यथासंभव सभी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सहायता की जाए, और बालिकाओं को मार्गदर्शन मिले, यही उद्देश्य होता है। क्योंकि ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उन्हें ठीक से उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे साथी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लिखते हैं, बेटियां यानी माँ का गर्व, पिता का अभिमान, बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, खुशी की झलक बाबुल की लाडली होती हैं बेटियां, बात बात पर हंसना रोना नादान सी होती हैं बेटियां, हर घर महकता है जहाँ खिलखिलाती हैं बेटियां,
तो इन्होंने पूरी एक कविता की तरह से लिखा बहुत है। प्यारा। हाँ। तो देखिए, जब इस तरह से लिखते हैं हमारे श्रोता, तो इनके अंदर मन में जो प्यार होता है बेटियों के लिए, वो एकदम अलग सा ही दिखाई पड़ता हाँ, है। इसलिए कविता भी बड़ी खूबसूरत बन जाती है। बिल्कुल। तो जिस घर में बेटियां आती हैं तो जाहिर है तो वो घर भी बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। तो यही उद्देश्य जो है वो साथ रहना चाहिए, और स्वावलंबी किस तरह से बेटियों को बनाया जाए और उन्हें देश की मुख्य धारा से किस तरह से जोड़ा जाए, इसका भी प्रयास हम सबको करना चाहिए। और दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं कि जो भी चीजें छूट जा रही हैं, जो भी कोई भी बिंदु ऐसा रह जाए, हम उस पर ध्यान दें। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, उन्हें हम पहले ही बधाई दे देते हैं। ये लिख रहे हैं कि हमारे लिए खास दिन है क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं आज अपनी पोती को KG 1 में नामांकन कराने हेतु अपने साथ स्कूल ले गया था, जहां उनका नामांकन हो गया। आज इस अवसर पर बहुत सारी बच्चियों के साथ बातें भी की, उपहार स्वरूप गुब्बारे, ट्रॉफियां आदि भी बांटी। सच में बच्चों में भगवान का रूप होता है। बहुत बधाई। तो इनका तो काम बड़ा सराहनीय है, और इसी तरह से प्रत्येक लोगों को भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं तो आगे जरूर आना चाहिए। बड़ा ही अच्छा लगता है। और भाई उनकी पोती को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अगर आज KG में है तो इसी तरह से वो बहुत आगे तरक्की करें, आगे जाएं। और देखो ऐसा है ना कि एक आम तौर पर तो हम आम बातें कर लेते हैं और आम बनकर रह जाते हैं, लेकिन अगर खास बनना हो, कुछ क्लास करना हो, तो जाहिर है कि शिक्षा उसमें बहुत सहायक होती है। और क्लास की जब बात आती है तो कुछ राग आदि पर आधारित हम लोग गीत सुन लें आज, है ना?
जी चित्रलेखा। हाँ देखो, चित्रलेखा फिल्म का ये गीत हमने सुना अभी। और हम जैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे विषयों में आज हम बात करने वाले हैं सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी जी की। 25 मार्च 1979 में सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी का जन्म मद्रास में हुआ और इनके पिता से सुब्बा रमन ने चेस का खेल सीखा और इस खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और शतरंज के खेल में शुरू से ही सुब्बा रमन की रुचि थी और बाद में धीरे धीरे इस खेल में उन्होंने अपनी पकड़ को और मजबूत किया। जाहिर है जब पकड़ मजबूत कर ली, खूब खेला, पिता से सीखा, तो पुरस्कार भी बहुत सारे जीते इन्होंने, है ना? जी, और फिर जो साल आते चले गए तो उसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी थी। उनका पहला जो टूर्नामेंट कह सकते हैं कि 1986 में ताल शतरंज ओपन चैंपियनशिप था। 1988-89 में उन्होंने अंडर 10 लड़कियों के वर्ग में भारतीय चैंपियनशिप जीती। इसके बाद अंडर 12 श्रेणी में वो 2 बार विजयी रही। बहुत छोटेपन से खेलती थी। 1995 में मद्रास जोन टूर्नामेंट में वो दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 1997 में तेहरान में एशियाई जोन टूर्नामेंट जीता। 1999 में मुंबई में जीती। 1996 में वो कोलकाता में राष्ट्रमंडल चैंपियन, महिला चैंपियन बनी। तो इस तरह से जीतती रही और IM यानी कि इंटरनेशनल मास्टर बनने वाली वो पहली भारतीय महिला है, खिलाड़ी हैं। और 2006 में उन्होंने काला मारिया में ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल किया और 2005 में आयोजित खेला बील और एक्सेंटस देवियों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही। और अल्मीरा चेंको इसके साथ ही न्यूरेमबर्ग में LGA ओपन में भाग लिया आपने। फिर NRW प्रतियोगिता में भी उन्होंने खेला। फिर इस तरह से वो खेलती रही। 2016 में 8वें चेन्नई ओपन चैंपियनशिप में उनके प्रतिद्वंदी रहे रूसी ग्रैंड मास्टर बोरिस ग्रेचेव। जी, और बहुत सारी प्रतियोगिता उन्होंने की। 1995 में मद्रास में जीती, 96 में कोलकाता में, फिर कोझिकोड 2001 में नई दिल्ली और 2002 में लखनऊ, 2003 में वापस मुंबई में महिला चैंपियनशिप उन्होंने जीती। और भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ महिला शतरंज ओलंपियाड में हिस्सा लिया उन्होंने। 34वीं शतरंज ओलंपियाड में बोर्ड 1 में उन्होंने रजत पदक हासिल किया। 2007 में इटली के कट्रो शहर में लियोनार्डो डी बोना मेमोरियल चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी ना। चेन्नई के जोनल टूर्नामेंट में आपने जीत दर्ज की और वुमेन इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि हासिल की। 2001 में वुमेन ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली वो पहली भारतीय बनी। शतरंज ओलंपियाड 2000 में आपका जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा था कि उसी की बदौलत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर यानी कि IM की उपाधि धारण की। जी, और इसके बाद 2016 में 8वें चेन्नई ओपन चैंपियनशिप में उनके प्रतिद्वंदी थे, जैसा कि आपने बताया, बोरिस ग्रेचेव। और धीरे धीरे से फिर चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने यानी सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी जी ने FIDE खिताबों को भी हासिल किया और अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने शतरंज ओलंपियाड में सर्वाधिक पदक जीते और सभी राष्ट्रीय आयु वर्ग के खिताब को भी उन्होंने जीता, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ खिताब भी थे। क्या बात है। और इसलिए जाहिर है कि इतने सब सम्मान के बाद और खास तौर से वो भी शतरंज में, तो बड़ा मुश्किल सा है काम। हाँ, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जी। तो इसके लिए ढेर सारी आपको बधाई और आपकी इस उपलब्धि के लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। और अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे।
लगता है मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। लगी दिल की ये बढ़ जाए, लगी दिल की ये बढ़ जाए, मेरी नींद भी उड़ जाए। कभी फिर सुबह ना आए, कभी फिर सुबह ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। भाई ये जो है ना गीत बहुत ही बढ़िया, हमारे साथियों को जरूर लगा होगा। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला गीत, दिल के साज ही छेड़ जाते हैं। भाई हमारी कोशिश तो यही रहती है कि कुछ कुछ ऐसा किया जाए कि पूरा जीवन हमारा संवर जाए, सभी का संवर जाए। और बालिका दिवस पर संगीता जो हमने बात की, तो मैं एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है। बालिका दिवस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ। मेरी राय में आज भी अधिकांश भारतीय परिवार सोचते हैं कि विवाह के बाद ससुराल वाले हमारी बेटी को पूरे सुख से रखें, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें, परंतु जब बेटी का पालन पोषण करते हैं तब इस बात का ध्यान बहुत कम रखते हैं। कई छात्राओं से ये सुना कि बहुत आवश्यकता होने पर भी पढ़ाई लिखाई में कोई मदद नहीं करते। ये दोहरी मानसिकता ही बेटियों पर भारी पड़ रही है। तो ये बहुत अलग तरह का इन्होंने बिंदु उठाया। वाकई नहीं, ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से बेटियों को तैयार भी करना चाहिए घर के अंदर, कि मतलब जो भी परिस्थितियां रहें उनसे आगे आकर के वो पूरी सक्षमता के साथ निपटे भी, और साथ ही साथ घर के अंदर भी उतना ही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई ससुराल वाले तो बहुत सुखी रखें, लेकिन जब हमारी बारी थी तब हमने इसकी परवाह नहीं की। जब हमारे पास अगर बेटा था तो हमने उसकी शिक्षा पर, उसके पोषण पर, खान पान, उसके अधिकारों पर, उसके मनोरंजन, हर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखा। तो भाई इस बात का ख्याल रखें कि अब कम से कम ये भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। जितना बेटों के लिए करते हैं उतना ही बेटियों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा भी अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है दिवस। जी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक मानव का अधिकार है, जो मानव कल्याण, शांति और सद्भावना के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। इसकी उपयोगिता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 24 जनवरी को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। सभी का यह भी मानना है कि शिक्षा के अधिकार के बिना, शिक्षा के बिना समाज में समानता के अधिकार को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा है। और इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का समान और पूर्ण अधिकार है, चाहे वो बच्चे हों या वयस्क हों, पुरुष हों या स्त्री। सभी को समान रूप से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिले और प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के अवसर भी सभी को प्राप्त हों, है ना। ऐसा तो नहीं कि केवल आपने साक्षर हो गए या थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं है। उच्च शिक्षा के भी अवसर मिलने ही चाहिए। साथ ही बच्चों में कुपोषण भी जो है वो शिक्षा में बाधक न बने, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी, पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षा
किस प्रकार से और इसको आधुनिक बनाया जा सकता है, इसके लिए भी जो अपना देश है, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके भी मार्गदर्शन समय समय पर आते रहते हैं। शिक्षकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। और आजकल तो देखो डिजिटल माध्यम का भी इसका उपयोग किया जा सके, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। और अब तो मौका भी ऐसा आ गया कि अपने आप डिजिटल का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है ना। जी जी, और बच्चे भी इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। हाँ, थोड़ा अलग हटके हो गई ना चीज। जी जी, और इसके साथ साथ जो बालक या बालिकाएं हैं, उन जिनकी दृष्टि ठीक नहीं, यानी दृष्टि बाधित है, जो उस सक्षम नहीं है उतने, उन्हें भी किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा प्रणाली से हम जोड़ सकें, इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा ही कार्यरत रहते हैं। जी जी, और हम सबको भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे हमारे एक साथी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखकर भेजी है, शिक्षा बालिकाओं के लिए इतना ही जरूरी है जैसे, फिर उन्होंने लिखा है खाली जगह दी हुई है, आप इसको भरना है, आप बताएं। आप ही लिखते हैं कितना जरूरी है, तो ये सब लोग सोचे हैं कि इन्होंने लिखा है शिक्षा बालिकाओं के लिए इतना जरूरी है जैसे। अब इसमें कुछ अच्छा सा उदाहरण दिया जा सकता है। इस पर सभी हमारे श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि विचार करें कि क्या हो सकता है। वैसे जो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ स्किल यानी कौशल शिक्षा के लिए भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जिससे रोजगार के अवसर मिल सकें। और ऐसे तबके जिनमें की कुछ आर्थिक परेशानी है, उनको भी किस तरह से हम शिक्षा दे सकते हैं, उनमें कैसे मदद कर सकते हैं, उनका भी हाथ बढ़ाकर हम कैसे उन्हें आगे ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं, ये सब भी हमें सोचना होगा, ताकि नागरिक और फिर राष्ट्र की तरक्की होती है ना, जब शिक्षित होते हैं सब लोग, असमानताएं खत्म होती हैं, राष्ट्र की शांति और प्रगति सब कुछ अच्छी हो जाती है ना। जी जी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। जी हाँ, और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व, दुनिया भर में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य अब भी दूर दिखाई पड़ता है। करोड़ों बच्चों तक अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। ऑनलाइन माध्यम ने इस क्षेत्र में बहुत हद तक मदद तो की है, लेकिन अब भी कई ऐसे स्थान हैं जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पाई है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार अब भी दुनिया भर के करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां शिक्षा की बेहद कमी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। वहीं बड़ी संख्या में बच्चों की शिक्षा आधे में ही छूट जाती है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए समाधान के हल को खोजना ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के आयोजन का मुख्य मकसद है। जी, और परिवार के जो लोग होते हैं उनकी भी ये पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। जी। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता थोड़ा सा हट कर लिखते हैं कि जो जानकारियां हैं बहुत रोचक होती हैं। विचार किया और विषय जो है उससे हटकर आपको कुछ लिखूं। परिवार में सभी आपके कार्यक्रम सुमधुर, और इस तरह से इन्होंने प्रस्तुति के बारे में लिखा है। और बात संभालने का स्टाइल, जो तरीका है, और मैं तो कहूँगी कि रेणु जी का तरीका बहुत ही गजब का है। और ये भी लिखे हैं कि भाई सासू माँ आई है मेरी, वो तो हमारी अनुपस्थिति में बच्चों को भी समय पर रेडियो ऑन करने को बोलते थे और ध्यान से सुनते थे, और हमारे घर आते ही बताती थी कि क्या क्या हुआ। बच्चे भी कभी कभी इस समय खाली रहते तो मैं जेठानी दीदी लोग सभी सुनते रहते हैं, तो कहते हैं कि ये भी एक परंपरा हो गई है हमारे घर में। क्योंकि कई सारे कार्यक्रम जो हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं रेणु जी, वो बड़े ही ज्ञानवर्धक भी होते हैं, तो उन्हें सुन के समझ के, तो एक तरफ रेडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर सुन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि आपके यहाँ परंपरा हो चुकी है। और शिक्षा दिवस के विषय पर एक और हमारे साथी ने लिखा है, शिक्षा जहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करती है, वहीं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जीवन की उन राहों पर, उन डगर पर ले जाती है जहाँ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़कर अपने परिवार का, समाज का, देश का भला कर सकते हैं। शिक्षा एक संबल है, शिक्षा एक ताकत है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उनसे पूछे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, जो अशिक्षित हैं, उनकी जिंदगी कितनी कष्टप्रद है, कठिन है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर उन्हें रेलवे में तकलीफ होगी, किस शहर में उतरना है वहाँ लोगों से पूछेंगे, बैंक का काम नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ उदाहरण है, ऐसे अनेक कार्य हैं जहाँ शिक्षा का महत्व है। जिंदगी में साक्षर ज्ञान के अलावा दीक्षित होना भी बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और बड़ी ही सारगर्भित बातें हैं। तो सारगर्भित बातें उन्होंने की हैं, तो फिर हम एक उनको उपहार स्वरूप गीत दे सकते हैं ना। जी बिल्कुल। शोर करें झन 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 झन
सूरत का ख्याल हो, जुल्फों से बांधो तो उठना मुहाल हो, छोटे से मन को बड़ी उलझन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम, शोर करे झन 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 बैरी बिछुआ। रात चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा, रात चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा, दिन को जो निकलूं तो उठे सौ सौ नैनवा, रात न देखे देखे ना ये दिन, बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम, शोर करे झन 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 बैरी बिछुआ बड़ा दुख दे हो राम, शोर करे झन 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 बैरी बिछुआ। क्या बात है जी, क्या संगीत और क्या गीत। सब तरफ संगीत ही संगीत हो जाता है। बिल्कुल सही है, संगीत संगीत तो हो जाता है, लेकिन समय होता है हमारे कार्यक्रम में एक अंतराल का, जी तो वो भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गीत संगीत की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन जो कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनमें आवाजें नहीं होती, वो भी कम सुरीले नहीं होते, बहुत ही प्यारे होते हैं। जैसे जैसे ये अभी इन लोगों ने, हमारे श्रोताओं ने इतना सुंदर सा फिलर सुना, हाँ। तो इसमें भी बिल्कुल दिल झूम झूम जाता है। आवाज से मुझे लगा कि कुछ और, हाँ। मतलब यानी शब्द जो नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। तो कि केवल संगीत का भी अपना एक अलग अंदाज होता है, और सारे भाव प्रकट कर देता है। जी, मन के अंदर जो अल्फाज उसके आते हैं, वो हम लोग अपने आप ही भर लेते हैं। बिल्कुल, ये बात सही है। और जो भी अक्सर अभी किसी के हम लोगों ने जैसे भेंट वार्ता की, तो उन्होंने यही कहा कि अगर कोई सीन चल रहा हो, है ना, कितना भी डरावना हो, लेकिन अगर उसमें संगीत और ये सारी चीजें नहीं हो, वो दरवाजे पर कर्र बोलने वाला जो इफेक्ट होता है वो सब ना हो अगर, या एक बिल्ली म्याऊं करके ना भागे, या पत्तों की सरसराहट ना हो ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा क्या बकवास चल रहा है, है ना। तो यानी कि इन सब चीजों की भी कितनी मतलब आवश्यकता होती है और कितनी जरूरत होती है, तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज हो रही है, ये ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, हमें उसी रस में डुबो देते हैं जिस रस को वो दिखाना चाहते हैं फिल्म बनाने वाले, या जो भी संगीत का जो माहौल बनाना चाहते हैं। तो माहौल का जो असर होता है वो हमारे ऊपर तो बहुत पड़ता है,
है, इसीलिए देखो हम घूमने जाते हैं, या हम सुबह उठने की जो बात करते हैं वो भी इसीलिए तो करते हैं ना कि सुबह का जो मौसम होता है या नज़ारे होते हैं, पंछियों की चहचहाहट होती है ना। हाँ हाँ, वो सब कैसे मन को बांध लेती है ना। हाँ, लेकिन देखिए अब आजकल तो लोग बड़ा मोबाइल में रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अगर देखेंगे, जो अनुभव हम मोबाइल में करते हैं इतनी सुंदर सुंदर चीजों का, वो थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ेंगे और देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे हाँ हमारे अंदर भी श्वास है, प्राण है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि हमारे अंदर भी तब हमें पता लगता है कि हम भी जीवित हैं और कुछ नई ऊर्जा हमारे अंदर जो है संचारित हो रही है ना, उसका भी हम एहसास कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब हम इसी तरह से इसी धुन में जब बाहर निकल जाएं और कहीं कुछ नदी का किनारा हो, सुंदर सी नाव दिखाई देती है, तो बस ऐसा लगता है कि भाई कोई बिठाए या ना बिठाए, बैठने का मन तो जरूर करता है। बिल्कुल सही है। और अगर ना भी बैठे हों, आप दूर से भी देखें तो भी बहुत मजा आता है, करीब से देखें तो भी अच्छा लगता है, स्वयं आप उसमें नौका में ना बैठे तो भी अगर आप किसी को देखते रहें बहुत देर तक तो भी उसका आनंद आता तो है ही। लेकिन अगर नौका विहार का अवसर मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए भाई, हम तो यही कहेंगे संगीता, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अनुभव तो सभी करना चाहते हैं, तो अगर नाव पे चढ़े हैं, नौका विहार किया है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे श्रोता लिखेंगे ही। और अगर नहीं भी गए हैं तो बिल्कुल नाव है तो उस पर घूमिए और सैर कीजिए। और साथ ही साथ आजकल तो देखिए ऐसा मौसम भी है कि कई जगह नावें बहुत चल रही हैं, जैसे कि कई जगह मेले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो उसमें भी गाए बगाए सब जाते हैं और उसका नौका विहार का आनंद वहीं से भी लेना बड़ा ही पसंद करते हैं। वैसे तो घूमने फिरने जाते हैं तो फिर देखते ही हैं, ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहां नौका विहार किया जा सके। जी वैसे हमारे साथी ने लिखा है कि नौका विहार की क्या बात करने वाली हैं आप, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत बार मौका मिला है नौका में बैठने का। हम जहाँ रहते हैं वहाँ झील है जिसमें नौका विहार का कई बार आनंद लिया, पर एक बार का नौका विहार मुझे आज तक याद है, जब मैं पहली बार द्वारिका जी के दर्शन के लिए वहां पर हम नौका में ही बैठ कर गए थे। कृष्ण की नगरी द्वारिका की आप बात कर रही हैं, तो वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप वहां गई थी। हाँ बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। और आजकल वैसे रेणु जी नदियों का पानी जो है वो काफी ठंडा ठंडा सा है, तो मौसम में एक शीतलता है। और जब नदियों का पानी देखिए, जब हम नाव की सैर करते हैं तो जब वैसे तो देखिए कई बार लोग जब बातें करते हैं तो रेलगाड़ियों के सफर की बात करते हैं कि भाई हमें वो बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहता है कि हमें हवाई जहाज का सफर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नदी के पानी में जब नाव चलती है और उस पर जब चप्पू चलते हैं तो उसका भी अपना मजा बड़ा ही अलग होता है कि नाव पर हमारा ध्यान रहता है, साथ साथ चप्पुओं पर भी रहता है कि किस सुंदरता से वो चल रहे हैं और बिल्कुल इधर उधर डगमग डगमग ना हो, नहीं तो कहीं गिरने का डर भी रहता है। तो लेकिन वो जो हल्की हल्की जो डगमगाहट होती है लहर के साथ, उसका भी आनंद अलग ही होता है, जैसे लगता है मन हमारा हिलोरे ले रहा है। ये ठंडी हवाएं हमारे तन को छूकर निकलती हैं, जैसे तुमने आजकल ठंडक की बात की, तो प्रकृति के हमारे करीब होने का एहसास भी होता है और लगता है कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो, है ना? हाँ, और साथ ही साथ अगर परिवार हो, यानी कि परिवार और अपनों के साथ, तो ये आनंद दुगना हो जाता है। और नदियों की लहरों की अगर बात करें तो किस प्रकार रास्ता बनाती कश्ती आगे चलती चली जाती है अपने सफर पर, ऐसे ही समय धीरे धीरे से नाव की सैर करते बीतता चला जाता है। बीतता चला जाता है, लेकिन इसके संग संग अगर सुमधुर गीत हो तो उसका आनंद तो और बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो सावधानियां हैं, उनका भी बराबर ख्याल रखना चाहिए, जैसे लाइफ जैकेट है, उन्हें जरूर पहनना चाहिए, या नाव कहीं ऐसी जगह है जहां लिखा है कोई खतरा है या कुछ भी है, तो उन सब चीजों का भी पूरा ध्यान रखें। क्योंकि आनंद अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। उस आनंद का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप सुरक्षित रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तो अब एक गीत सुनवा देते हैं। कोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा, तूने मुझको बेचैन किया, तूने भी तो मेरा चैन लिया,
क्यों शर्माता है? जब जब देखे मेरी तरफ तो रंग मेरा खिल जाता है। तुझे पाने को मन की बहार तरसे, देखो जहाँ तेरा प्यार बरसे। तेरे संग जीना तेरे संग मरना। दिनक दिन दिन तिन्ना दिन दिनक दिन दिन तिन्ना। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। सजना रे मेरी नींद उड़ा के ले जा। सांसों से सांसों का बंधन जीवन भर ना तोड़ेंगे। आए जाए कोई मौसम साथ तेरा न छोड़ेंगे। मेरे होठों पे बस जा तू गीत बन के। बाहों में आ जा तू प्रीत बन के। यूं ही मुझे सीने से लगाए रखना। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। सजना रे मेरी नींद उड़ा के ले जा। भाई हमारे देश में तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां नौका विहार किया जाए तो वाकई आंखों की नींद उड़ जाएगी और लगेगा बस यहीं बैठे रहो और इन सारी जगहों को अपलक निहारते रहो। हमारे साथी ने बहुत खूबसूरत वर्णन किया नौका विहार का जो मज़ा जबलपुर में भेड़ाघाट नर्मदा जी पर है वो मज़ा और कहीं नहीं। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे संगमरमर के पहाड़ हैं और जब इन संगमरमरी वादियों में नौका विहार करो तो मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। सच में संगमरमर के ऐसे पहाड़ और कहीं नहीं हैं। देश विदेश में प्रसिद्ध भेड़ाघाट का नौका विहार। और नौका विहार अगर हम इस तरह से करें तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मोबाइल में देखें तो बिल्कुल फिर वही बात हो जाती है कि हमें ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए और पर्यटन का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और कुछ महसूस करना चाहिए। अच्छा, नाविक की जहाँ तक बात है, एक कर सबको निश्चित जगह पे देखिए किस तरह से बिठाते हैं जब हम नाव के पास जाते हैं। इतनी सावधानी से, इतनी शिष्टता से हम सब बैठ जाते हैं उस पर और ठिठक कर सिर्फ नाविक को ही देखते रहते हैं कि भाई किस तरह से ये एक हौसले की पतवार कह सकते हैं कि वो चलती है आगे और धीरे धीरे से जो सुंदर सा तट है नदी का वो पीछे जाने लगता है और ऐसा मतलब लगता है कि जैसे कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी जिस समय लोग चढ़ते हैं नाव पर खास तौर से उस समय इतनी ज्यादा हिलती डुलती है कि सभी डरते रहते हैं, है ना। तो ये बात तो है, लेकिन सावधानी जरूर रखना चाहिए। अगर कहीं रेलगाड़ी वाले पुल के नीचे से अगर नाव पार हो रही हो तो रोमांच ही उसका अलग हो जाता है ना। और नदी की चांदी की तरह धारा जो होती है वो सब बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि वक्त ठहर गया हो। और सभी दृश्य बहुत अपने आप में मनोरम होते हैं। कहीं कहीं तो बीच बीच में आपको जैसे पहाड़ बताया इन्होंने, कहीं पेड़ बहुत अच्छे अच्छे दिख जाते हैं। तो बस इसी तरह से कहीं कहीं तो आपको नौका विहार के संग संग पंछी भी जो मिल जाते हैं, उनको बहुत सारे लोग दाना खिलाते हैं और लगता है ये भी हमारे साथ उड़ रहे हैं और तैर रहे हैं, है ना? जी, कुछ कुछ पंछी तो इस तरह से आते हैं कि पानी के ऊपर ही वो होते हैं ना बारीक वाले सेब बेसन के जो होते हैं, वो डालने पे बहुत खाते हैं और वो डूबते भी नहीं हैं तो उसे मतलब आगे बढ़ बढ़ के खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरह से अगर हम डल झील की बात करें तो भाई आजकल तो भाई बहुत बर्फ होगी उसमें, लेकिन उसमें चलते जो शिकारे होते हैं रेणु जी, उन्हें तो बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास जो एक फूलों का जो एक पूरी तरह से कह सकते हैं दलमल होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। और शिकारे में देखिए जो लोग फूल जो हमारी सखियां होती हैं वो बेचती हैं और साथ ही साथ उसमें और भी चीजें हैं जो बिकती रहती हैं, तो उस शिकारे का मजा बिल्कुल अलग है, अलग होता है। शिकारे जो होते हैं उसमें तो रात भर भी लोग रहते हैं, कई दिन रह सकते हैं। पूरा एक छोटा सा शहर बसा हुआ है डल लेक पर, तो जहाँ पर खरीदारी भी की जा सकती है अंदर जाकर, तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का अनुभव होता है। और जैसे कि अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उनकी छटा बिल्कुल अलग होती है।
चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। सूर्य की किरणें जो हैं वो ऐसे बिखर जाती हैं जैसे कि कभी कभी तो चांदी के वर्क सी लगती हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसी सुनहरी पड़ती हैं कि आपकी आंखें ही नहीं ठहर पाती। नाव की सैर हो जैसे शिकारे का लुत्फ बहुत अनूठा अनुभव होता है। तो बहुत अलग ढंग की इसमें शांति मिलती है, शक्ति भी मिलती है और एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। और जब धीरे धीरे हम इस सफर को तय करने के बाद जी। और अपने तट पर वापस लौटते हैं, हाँ। तो जो आसपास की जो वहाँ की शोभा होती है वो अलग ही दिखाई पड़ती है। जैसे नाव अगर दूर जाती रहती है तो वो तट दूर होते जाते हैं, तब उनकी शोभा बड़ी अलग होती है, और पास आते जाते हैं तो फिर वो सब चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं। वो जो जमीनी कोलाहल है, जब उससे हम थोड़ा सा दूर निकल जाते हैं तब समझ में आता है कि भाई हम कितने सुंदर सैर पर गए थे जब हम वापस लौट आते हैं। हाँ, ये बात भी है। और जिस जगह से हमने अपनी यात्रा शुरू की होती है, मंजिल, उस जगह पर हम जब खड़े होते हैं तब एहसास बिल्कुल अलग होता है। और जैसे तुमने कहा ना कि तट से हम जब दूर जाते हैं और वहां से उसी जगह को देखो जहां पर हम खड़े थे, तो वो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है, मंजर बिल्कुल अलग होता है। तो हर तरह से कहते हैं ना कि अलग अलग दिशा से हम जब देखते हैं तो चीजों का बिल्कुल नजरिया बदल जाता है और उसकी खूबसूरती भी बदल जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं बिल्कुल अकेले ही निकल गए थे और थोड़ी देर के बाद वापस कोलाहल में लौटा। बिल्कुल सही है। तो कोलाहल की बात तो है, तो कोलाहल तो नहीं लेकिन मीठा सुरीला सा गीत सुना देते हैं जी। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। पहले तो मुझे वो समझ भी न सके, दिल को तड़पाते रहे, मुझको तरसाते रहे। आंख से आंख कई बार मिली, आंख से आंख कई बार मिली, दिल से दिल फिर भी मिलाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया। कर गई काम मोहब्बत की नजर, कर गई काम मोहब्बत की नजर। उनसे दामन भी बचाया न गया। प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक शोला भी दबाया न गया। राज दिल उनसे छुपाया न गया।
वाह, हम लोग भी कोई राज नहीं छुपाने वाले हैं, बताएंगे बिल्कुल कि किस तरह से आप घर में अच्छे अच्छे फेस पैक बना सकते हैं। लेकिन राज की बात आई तो हमारी एक साथी बहुत अच्छा लिख रही है, झील जिलों में नौका विहार सचमुच अच्छा लगता है। करसियांग दार्जिलिंग मिरिक जगह है, वहां भी प्राकृतिक झील है और वहां भी नौका विहार का आनंद ही कुछ और होता है, पर मैं वहां भी नहीं उतरी, मैं बोट में बैठी ही नहीं। तो बड़े इन्होंने भी देखो राज नहीं छुपाया, बता दिया कि वो नहीं बैठ पाई, कोई तो वजह रही होगी, कोई बात नहीं, अगली बार। बहुत से लोगों को शायद ऐसा इन्होंने लिखा नहीं है, जरूर लिख बीच में वो जो हिचकोले लेती है ना, झील में तो बहुत कम ऐसा होता है। हाँ। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी कुछ होती है स्थिति। लेकिन फिलहाल तुम क्या बताने वाली हो? हाँ, जो आजकल देखिए बहुत अच्छे अच्छे फल भी आ रहे हैं जी, और कुछ एक पपीते जैसी की बात अगर किया जाए तो वो भी आ रहा है, और घरेलू फेस पैक अगर आप बनाएं तो बड़ा ही अच्छा रहता है। तो लेकिन अब इसके लिए ये है कि जो संतरे के छिलके हैं जी, उन्हें तो पहले से ही सुखाकर रखा जाना चाहिए, बारीक पीस कर रख लेना है ना, और पीस भी लेना चाहिए। अक्सर ऐसे छिलके जो होते हैं उनको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना फेंके, उसे थोड़ा सा सुखा लें। वैसे आजकल भी धूप है रेणु जी, तो सुखा के रखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। खूब अच्छी तरह से उसको सुखा लें, क्योंकि इससे त्वचा जो है लगाने से किसी भी फेस पैक में अगर आप लगाएंगे त्वचा चमकदार होगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है मात्रा में, और इसके संग संग एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो त्वचा को बहुत लंबे समय तक चमकदार बनाता है। एंटी एजिंग भी इसमें होती है, हाइड्रेट भी करता है, यानी कि त्वचा में जो है हमारी नमी बनाए रखता है। तो थोड़े बहुत जो दाग धब्बे होते हैं वो भी इससे निकल जाते हैं, मुहासे भी नहीं होते, झुर्रियां भी कम होती है। हमने जैसे कहा एंटी एजिंग इसमें तत्व हैं, तो ये सब फायदे हैं। और खास तौर से इसमें ब्लीचिंग का जो गुण है, इस वजह से दाग धब्बे भी जो है वो साफ हो जाते हैं। तो पैक जो है वो कैसे बनाया जाए, कैसे लगाया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना जी। और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन अगर चेहरे पर है वगैरह इस तरह से, तो उसे भी थोड़ा बहुत कहते हैं कि ये अच्छा करता है। और ताजे संतरे जो होते हैं उनके छिलके का टुकड़ा लेकर के, यानी कि उसका रस निकाल करके और पीस लें उसे, या तो फिर जो है संतरा उसे 1 क्यूब, और फिर इसमें जो अलग से इसमें जो आपने संतरे के छिलके का पाउडर लिया है वो मिला करके लगा दें, तो 15 से 20 मिनट तक अगर रखें और फिर धो लें तो अच्छा रहता है। अच्छा, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। और साथ ही साथ इसमें अगर पपीते का भी एक छोटा सा टुकड़ा आप मिला दें तो अच्छा रहता है। यानी कि जो चेहरे पर टैनिंग होती है या मुहासे होते हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं, उनमें ये फायदा करता है कि अगर एक टुकड़ा संतरा उसको आप पीस लें अच्छे से, उसमें एक टुकड़ा पपीता भी मिला दें, मतलब जितनी जरूरत है अपने चेहरे के लिए उस हिसाब से। तो भाई ये बहुत फायदेमंद होगा। इसी के संग केले और संतरे का भी फेस पैक आप बना सकती हैं। थोड़ा केला और संतरे का जूस छोटा सा ले लें और इसका पेस्ट बना लें, केले को भी मैश कर लें, इससे भी चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें और फिर थोड़ा सा गुनगुने पानी से धो लें, और इसे आप हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर लगाएं, तो इससे बहुत आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। ये जो पैक है वो बेहतर एक्सफोलिएटर है, यानी त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटा देता है। तो जाहिर है कि इससे त्वचा और निखरी निखरी रहेगी, कांतिवान हो जाएगी जी। और नीम और संतरे का भी फेस पैक आप तैयार कर सकते हैं। जैसे 2 चम्मच संतरे का जूस ले लें और इससे भी मतलब इसमें थोड़ा सा नीम का पत्ता मिला करके उसको मिलाकर चेहरे पे लगा सकते हैं, और उसी तरह से रखना है 15 से 20 मिनट तक आप रखिए, उसके बाद उसको धो दीजिए। तो नीम का तो पैक वैसे भी कहते हैं कि नीम की पत्ती जैसे तुमने कहा, तो इसको कैसे पीस कर लगाना है या सूखी पत्ती का पाउडर रखना है, क्या करना है? सूखी पत्ती का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन सूखी पत्ती का पाउडर अगर लेंगे तो उसमें जो सूखापन होता है वो उससे वो मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर पत्तियों को पीस लेंगे तो बड़े अच्छे से, तो ये एंटीबैक्टीरियल भी एक तरह से हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो नीम है वो आपकी जो बाकी थोड़ी बहुत जो और समस्या है त्वचा की वो दूर कर देगी। इसी तरह से बेसन और संतरे का भी फेस पैक तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच संतरे का जूस लेंगे और उसमें 1 चम्मच बेसन चाहिए, इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लेंगे और इसे चेहरे पर लगा लें अच्छी तरह से सब जगह, और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया जाए। सूख जाए तो पानी से इसे धो लें। इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार हफ्ते में 2 बार लगा सकती हैं। और आप सब
बेसन की भी खूबियां जानते हैं और अच्छी तरह से कि जो भी आपका अतिरिक्त तेल है, तैलीय त्वचा है, तो बहुत फायदेमंद है, उसमें से निकल जाता है। और इसके संग संग जाहिर है कि संतरे का अपने फायदे हैं, है ना? जी, और ग्रीन टी की जो पत्तियां होती हैं उन्हें भी मिलाकर संतरे का पैक बनाया जा सकता है। जो हमने सूखे हुए संतरे के छिलके के जो पाउडर लिए हैं उनमें ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं उनको मिला लें, और या तो फिर जो संतरे का पल्प होता है उसे भी लेकर के आप ग्रीन टी की पत्तियों में पीस कर मिला सकते हैं, दोनों ही तरह से। और उसके बाद आप चेहरे पे लगा लें वैसे ही 10-15 मिनट 20 मिनट, जो आप जितनी देर रख सकते हैं उतनी देर रख करके धो लें। भाई ये हम लोग बार बार चेहरे की बात कर रहे हैं, ये पैक जो है ना साथियों को बता दें कि थोड़ा ज्यादा बना सकते हैं, आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। और खास तौर से जो हाथ होते हैं, हम चेहरे का तो बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन अपने हाथ, कोहनी, इन सब का ख्याल नहीं रखते हैं। खास तौर से जो कोहनी होती है हमारी वो काली पड़ जाती है, तो ये पैक जो है जिसमें संतरे का छिलका हो या संतरे का पल्प हो वो ब्लीचिंग का काम करता है, तो उसमें जरूर लगाएं ताकि जो कालापन है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। धीरे धीरे करके अगर हम इसमें तो रोज लगाएंगे तो साफ हो जाएगा। और इसको जब पोछें धोने के बाद तो अच्छी तरह से जो तौलिया होता है, यानी मुलायम कपड़े से नहीं बल्कि तौलिए से रगड़ के साफ करें, तो धीरे धीरे ये जो कोहनियों का हमारे कालापन है वो भी निकल जाएगा। तो चेहरे के साथ साथ आप इसको कोहनी और पूरे हाथों पर भी इसका प्रयोग जरूर करें। हाँ, और 1 चम्मच अगर चंदन का पाउडर है और 1 चम्मच संतरे के मतलब नया पैक बता रही हो? हाँ, संतरे का पल्प है और 2 बूंद उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा अंदाज से, क्योंकि वो ज्यादा गीला हो जाएगा तो फिर वो चेहरे पे लगेगा नहीं, अंदाज से गुलाब जल उसमें डाल दें और फिर उसके बाद मिला करके, मतलब उतना मिलाएं ताकि पेस्ट बन जाए। हाँ, बिल्कुल जी, क्योंकि अगर उसमें जरा भी असावधानी होती है तो गुलाब जल फिर ज्यादा पड़ जाता है, तो फिर वो नहीं बन पाएगा, फिर और अलग से डालना पड़ते हैं जो पाउडर वगैरह। फिर हमने जैसे कहा कि आप हाथ पे लगाएंगे, फिर हो सकता है जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बन जाएगा तो पैर पे भी लगाएंगे आप। बिल्कुल। और जी, मुल्तानी मिट्टी भी इसी तरह से मिला सकते हैं इसमें। संतरे के छिलके का पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और इसमें अंदाज से गुलाब जल मिला करके आप पैक बना सकते हैं। और 2 चम्मच अगर एलोवेरा जेल ले लें और थोड़ा सा पाउडर ले लें, जो संतरे का पाउडर है, तो उसमें नींबू का रस हल्का मिला, संतरे का यानी संतरे के छिलके का पाउडर की बात कर रहे हैं। जी जी। और अगर मिलाना है तो मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ा सा संतरे का जो पल्प है वो भी मिला सकते हैं, अगर उस समय नहीं है आपके पास। जी। तो भाई इस तरह से आप बहुत तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी त्वचा का ख्याल रखिए। और जो हमने कोहनी के कालेपन की बात की है, इसके लिए नींबू के छिलके आपने जब भी निचोड़ा उसको आप वहां रगड़ लें, दोनों तरफ कोहनी की तरफ, और जिस तरफ से रस निकलता है उस तरफ से तो रगड़े ही, अगर आप उसके पीछे की तरफ से भी रगड़ेंगे तो भी फायदेमंद रहेगा। जी। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करें और खुश रहें, हम चाहते हैं। और आप उसके संगीत भी सुने। हाँ। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तू वही है जिसे
किए तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हम छठ पर नौका विहार करते हैं। सबने अलग अलग जगह से अपनी यादें साझा की हैं और ये बात बिल्कुल सही है संगीता ना कि हमें अपने श्रोताओं के साथ आकर कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। जी, ये तो सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली